बहुत सारे बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर इस वजह से पसंद आता है कि 2 क्लास लेते हैं बस और फिर घर चले जाते हैं। ये तो है, पढ़ते जा रहे हैं एक तरफ से, उतना नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक लग रहा है कि नहीं पढ़ा हुआ है बट भूल जा रहा है। बट अगर आप पीवाईक्यू लगाते जा रहे हैं तो एक मतलब एडिशनल सपोर्ट आपके पीछे पे चला रहा है। एक बात है कि आपके जो पढ़ाया हुआ था उससे बाहर कुछ भी नहीं था, मतलब अगर वो पढ़ के गए हो ना आप क्लास में, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी सब दिए उससे बाहर कुछ भी नहीं था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सो दिसंबर 2025 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। मेरे साथ ऐसे ही 2 एस्पिरेंट यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन में फतह हासिल की है, तो उनसे बात करेंगे, उनके स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम। थैंक यू सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया और इस एग्जामिनेशन के बारे में आपने क्यों सोचा क्वालिफाई करने के लिए? माई सेल्फ हिमांशु सिंह। मैं सोनभद्र से बिलोंग करता हूँ और अभी फ़िलहाल में मैं एमए परस्यू कर रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है। अगर बात करें मतलब नेट जीआरएफ के बारे में कब कब सोचा, कैसे सोचा, स्टार्टिंग मुझे इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। मैं बीएड कर रखा था तो मैं टीचिंग फील्ड में ऑलरेडी जाना चाहता था। बट मैं अपने मास्टर्स के लिए जब मैं बीएचयू में गया तो वहाँ मेरे 1-2 प्रोफेसर मिले, स्पेशली ताबिर कलाम सर मुझे मिले। उन्होंने मुझे बताया कि आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, इसके लिए आप मतलब नेट जीआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। तो उन्होंने एक मतलब दिशा दिखाई। उसके बाद मैंने एक यूट्यूब पे काफ़ी टीचर्स का सर्च किया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाए हुए 1-2 डेमो लेक्चर्स देखे। फिर मुझे टेक्स्ट बुक के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चला। फिर मैंने वो बैच परचेज़ किया, फाउंडेशन बैच लिया। काफ़ी डिले हो रहा मेरे मतलब बैच लेने में, जिस वजह से थोड़ी दिक्कतें आई। बट जैसा कि आपने हमेशा बताया रखा था कि आप मॉक्स वगैरह लगाते रहिए। जितना आप बैचेस में दे रहे हैं, स्टडी नोट्स वगैरह जो भी आप परचेज मतलब दे रहे हैं, उसमें सारे बैच में सब कुछ मिला जो कि पढ़ने में वो काफ़ी हेल्पफुल रहा और वही एकमात्र मतलब कारण था जो कि सफलता आज मिली। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। कविता? मैं कविता सर, राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। और मैं जयपुर रहने लगी थी और आरएएस एस्पिरेंट हूँ मैं। और जैसे कि मतलब आरएएस का प्री क्लियर नहीं हो पाया और उसके बाद मैंने आपकी यूट्यूब क्लासेस देखी थी। और मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ओनली पीएचडी भी नहीं हो पाया था मेरा। और अब ये सेकंड अटैम्प्ट है तो उस टाइम मैंने आपकी यूट्यूब क्लासेस देखी थी। और फिर जैसे कि जीएसपी बैच हो रहा था आपका ना, तो फिर मैंने जीएसपी में इनरोल किया और मेरा अब नेट क्वालिफाई हो गया। हाँ। और है तो मतलब अगले अटेम्प्ट में जीआरएफ का क्वालिफाई कर सोचा क्यों आपने कि मुझे इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है? जैसे आप आरएस की कर रहे थे, फिर उसका एकदम से दिमाग में कैसा है कि नेट भी करना चाहिए? सर मतलब कि मेरा हायर एजुकेशन में जाने का बहुत पहले से ड्रीम था कि मुझे पीएचडी करनी है, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मेरे एक सर थे ग्रेजुएशन में जो पढ़ाते थे, तो उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे नेट क्वालिफाई जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद में आप मतलब हायर एजुकेशन में पीएचडी में एडमिशन लो और हायर एजुकेशन में जा सकते हो। और आरएएस एस्पिरेंट सर ऐसे हुआ था कि मेरा एमए मतलब पीजी नहीं हो पाया, करनी थी नहीं, मैं ग्रेजुएशन थी। तो उस टाइम पे पीजी तो हुआ नहीं था, तो मतलब मुझे पीजी भी करना था। और इस वजह से मम्मी पापा ने कि एसडीएम की तैयारी करो, तो एसडीएम के लिए अप्लाई किया था। फिर उसका भी नहीं हो पाया, तो फिर अभी काफ़ी टाइम बीच में डिले हो गया, तो फिर मैंने ये वापस से मैंने सोचा कि हायर एजुकेशन में वापस जाते हैं। तो अब नेट क्वालिफाई हुआ तो अब पीएचडी करने का असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना वापस। आपके लिए क्या मोटिवेशन था हिमांशु? सर मोटिवेशन इन द सेंस कि मतलब मैं अभी मेरे टीचिंग फील्ड स्टार्टिंग से रहा, मेरा पैशन है टीचिंग पढ़ाना। मैं काफ़ी मतलब स्टार्टिंग से क्लास 10 जब था तभी से मतलब ट्यूशन्स बच्चों को पढ़ाता था। और उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं 2 बार लगातार डीएवी टीजीटी एज ए टीचर सेलेक्ट हो चुका हूँ। हो चुके हो आप सेलेक्ट? हाँ, अभी फ़िलहाल भी करंट में भी सिलेक्ट हूँ मैं। चलिए, बहुत बट बढ़िया। इंटरव्यू वहाँ जाके मैं दे नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी अब मेरा पैशन हो गया, अब मेरा मन लग गया कि अब हायर एजुकेशन जाना है। मैंने उनकी मतलब अपने प्रोफ़ेसर्स की डेली लाइफ़ देखी, उनका मतलब पढ़ाने का तरीका देखा, सब कुछ मतलब वो तो मेरे क्या लिए पसंद आया आपको उनको कि कम क्लासेस लेते हैं कि फ्रीली बहुत पढ़ाते हैं? कम क्लासेस लेना मतलब बड़ी बात नहीं है। मतलब वो बच्चों को गाइड जिस प्रकार से करते हैं, बहुत सारे बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर इस वजह से पसंद आता है कि 2 क्लास लेते हैं बस और फिर घर चले जाते हैं। ये तो है। और स्कूलिंग लाइफ़ में जाऊँगा तो मतलब 9 टू मतलब पूरा पूरे 9 to पढ़ाना पड़ेगा।
वो भी चीज़ें हैं और बट मतलब गार्जियन का सपना रहा कि मतलब कोई मतलब अच्छे पोस्ट पे जाऊँ मैं। पेपर 1 पेपर 2 आप कैसे पढ़ते थे? रोज़ का अपना मुझे बताइए कि मेरी दिन की शुरुआत इतने बजे होती थी, इतने बजे खत्म होती थी। उसमें पेपर 1 पेपर 2 आप कैसे पढ़ते थे? अगर टाइम टेबल की बात करें, डेली रूटीन की बात करें, तो मेरे लिए कोई भी फिक्स टाइम टेबल नहीं था ऐसा, क्योंकि मैं अभी मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ, तो मेरी क्लासेस होती थी लाइव मतलब वहाँ एमए की, तो मैं लाइव क्लासेस तो नहीं कर पाता था, बट सर की जो भी रिकॉर्डेड क्लास रहती थी मैं वो डेली डेली टू डेली करता था, ताकि मेरे पे बैकलॉग ना हो। और सबसे जो मतलब गोल्डन चीज़ें हैं वो जो कि सर ने भी बताया है, मेरे टीचर्स ने भी बताया है, आप पीवाईक्यू ज़रूर लगाइए। पीवाईक्यू लगाने से क्या कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो पूरे क्लियर होते हैं धीरे धीरे। पढ़ते जा रहे हैं एक तरफ से, उतना नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक लग रहा है कि नहीं पढ़ा हुआ है बट भूल जा रहा है। बट अगर आप पीवाईक्यू लगाते जा रहे हैं तो एक मतलब एडिशनल सपोर्ट आपके पीछे पे चला रहा है। और रही बात पेपर 1 की, तो पेपर 1 में मोस्टली बच्चों को जो फ़ियर होता है वो मैथ्स पोर्शन से होता है, डीआई से होता है। और मैं स्टार्टिंग में जब बाहर आया था, मैं इलाहाबाद जब रहा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो एसएससी सीजीएल की तैयारी किया था। तो वहीं से मेरा मैथ्स पोर्शन थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा है। तो ये मैथ्स पोर्शन और कॉम्प्रिहेंशन, ये 2 पार्ट मेरे ऐसे रहे हैं कि जिसमें मतलब नहीं कहना चाहिए, बट नहीं भी पढ़ के जाना तो सब ठीक हो जी, जाता ठीक हो है। जाएगा। तो बाकी चीज़ें सेगमेंट्स में मैं वर्क किया था और फिलहाल तो ठीक गया है। अभी नेक्स्ट टाइम और ट्राई करूँगा और बेटर लाऊँगा। कविता, आप कैसे मैनेज करते थे पेपर 1 पेपर 2? सर वही कि रिकॉर्डेड क्लासेस पूरी कंप्लीट की है मैंने, और फिर वही पीवाईक्यूज इन्होंने बताया कि पीवाईक्यूज वाकई बहुत हेल्पफुल है। मतलब अगर आप रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हो और पीवाईक्यूज कर रहे हो तो इजीली आप क्रैक कर जाओगे, और पीवाईक्यूज रियल में बहुत हेल्पफुल है। और मतलब वही आपका दिन कैसे जाता था? आप कितने बजे उठते थे और कैसे-कैसे पढ़ते थे? एक बार थोड़ा वो और बताइए। सुबह 7-6 बजे उठती थी। उठने के बाद में जैसे ही मतलब हाथ मुँह धो के नहा के फिर मतलब क्लासेस वगैरह लेनी होती थी, तो क्लासेस वही रिकॉर्डेड क्लास होने अगर मैनेज नहीं कर पाती थी लाइव क्लास, तो रिकॉर्डेड लिया करती थी, लेकिन लेनी वही कंप्लीट है पूरी। अब का जो मतलब आज का है तो आज क्लास कंप्लीट करना है, और उसके पीवाईक्यूज भी देखने हैं, तो वो अटेम्प्ट किए थे। और पेपर 1 कितने घंटे पढ़ते थे? पेपर 2 कितने घंटे? पेपर 1 सर एक तो वही क्लासेस कंप्लीट करने के बाद में, उसके बाद में 2-3 घंटे। हाँ, और फिर बाकी का पूरा दिन पेपर 2? हाँ, पेपर 2। ठीक है। मैं एक चीज़ में ऐड ऑन करना चाहूँगा, रूटीन की बात रही तो मेरा रूटीन, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो उस रूटीन के लिए मैं सुबह उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो मैं उठता ही तकरीबन 9 बजे। उसके बाद अपना तैयार-वैयार होकर 10 बजे तक बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी में पहुँचता था। फिर वहाँ से कंटिन्यू पढ़ाई करता था, और जब तक लाइब्रेरी बंद नहीं होती थी, 9 कभी 9 बजे बंद होती थी, कभी 10 बजे बंद होती थी। तो मैं जब तक बंद होती, जब वार्निंग अलार्म आता था कि अब बंद होना है, बंद हो रही है। उसके बाद मैं वहाँ से निकलता था। उसके बाद भी रूम पे आकर उसके बाद पीवाईक्यू लगाता था। तो कितने बजे वार्निंग अलार्म आता था? कभी जैसे नॉर्मल डेज़ में होता है कि लगभग करीब 9:30 35 पे, और 9:30 बजे बंद हो जाती है लाइब्रेरी वहाँ बंद पे? होती है। साइड सेंट्रल बंद हो जाती है, साइबर सही है। तो 24 घंटे चलती रहती है। बीच में काफ़ी रश भी रहता है ना, तो मैं एक ही लाइब्रेरी प्रेफ़र करता हूँ। और वीकेंड्स पे तो मतलब थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है। जल्दी बंद हो जल्दी जाता बंद है। हो जाता है। ठीक है, ठीक तो है। यही रहा है। आपकी आपकी प्रिपरेशन के अंदर शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन की क्या इम्पोर्टेंस है? आप बनाते थे शॉर्ट नोट्स? बिल्कुल, मैं मेरे पास अभी भी सर की बनाई हुई, जो मतलब सर ने बताया है, जिस प्रकार से मैं क्रोनोलॉजी वगैरह जो भी मतलब पोर्शन रहा है, उनके लिए आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रेफ़र करें। अगर क्रोनोलॉजी के लिए अगर आप अपना खुद का बनाया अगर नोट्स नहीं प्रेफ़र कर रहे हैं, तो जैसे एंशिएंट में हो गया, साउथर्न पार्ट का जो पूरा हिस्ट्री है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। अगर उसके लिए आप अगर अपने द्वारा खुद के बनाए गए नोट्स को अगर प्रेफ़र नहीं करेंगे, तो आपको कई बार उसको रिवाइज़ करने में लास्ट मोमेंट में आप बहुत रश हो जाएगा आपके लिए, आप नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए आप प्रेफ़र करिए कि अगर अपने द्वारा अपनी समझ से जो भी आपको समझ में आ रहा है, उसके तरीके से लिखिए। आप ज़्यादा जल्दी उसको मतलब रिलेट कर पाएँगे। तो शॉर्ट नोट्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। कविता, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी आप बनाते थे? शॉर्ट नोट्स खुद से बनाती थी, जैसे कि आपकी क्लास लेने के बाद में पीवाईक्यूज किए। पीवाईक्यूज में मतलब जो भी मुझे नहीं आता था ना, याद नहीं होते थे कोई कुछ चीज़ें ऐसे क्रोनोलॉजी वगैरह, तो वो शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेती थी, शॉर्ट नोट्स बना लेती थी उसके। और फिर जब एग्ज़ाम हुए तो फिर उन शॉर्ट नोट्स को वापस रिवाइज करके गए, तो वही चीज़ सर, एक बात है कि आपके जो पढ़ाया हुआ था उससे बाहर कुछ भी नहीं था। मतलब अगर वो पढ़ के गए हो ना आप, लास्ट मॉक टेस्ट वगैरह जो भी सब दिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं था, उसी के अंदर था। अगर आप बिल्कुल अगर मेंटेन अच्छे से कर पा रहे हो, तो बिल्कुल क्वालीफाई कर। लास्ट एडवाइस देना चाहोगे जून 2026 के जो बच्चे हैं उनके लिए उनको क्या करना चाहिए? वही कि एक तो क्लासेस कंप्लीट लो, अगर आपने कोई बैच जॉइन किया है तो क्लास कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट दो, पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज करते हो आपको इजीली करें। बेसिकली फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए हाँ, और आपका प्रीवियस ईयर बिल्कुल क्वेश्चन, सही। ठीक है। आपकी एडवाइस देंगे हिमांशु? सबसे इम्पोर्टेंट जून 2026 के जो भी बच्चे हैं उनके लिए, सबसे पहले अगर आपने टेक्स्ट बुक को अगर चुना है,
तो आप अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करिए, हुँ। क्योंकि सर जो हमारी फैकल्टी है, जो सर लोग हैं, ये लोग काफ़ी एक्सपीरियंस है। आज पहली बार आप लोग आ रहे होंगे, दूसरी बार आ रहे होंगे, पर सर बहुत काफ़ी सालों से मतलब सर टीचर्स मतलब बच्चों को देखते आ रहे हैं, पेपर पैटर्न्स को देखते आ रहे हैं। तो भाई आप इनके हिसाब से चलिए, थोड़ा कुछ अपनी भी चीज़ें, अपना भी मतलब रोल उसमें दिखाइए, मतलब पढ़ाई करिए। लेकिन स्ट्रैटेजी की बात रही, आप प्रॉपर फाउंडेशन क्लासेस करिए, पीवाईक्यू लगाइए। सर ने ऑलरेडी हम कई बार बता रखा है, 2008 से लेकर 2025 तक के जो भी अपना प्रीवियस ईयर पेपर है, वो उसको आप सॉल्व करिए। पेपर 1 की रही बात, तो पेपर 1 के लास्ट 2 ईयर के पेपर आप लगा के जाइए, उतना सफिशिएंट है। सर ने हुँ। कई बार क्लास में बता रखा है ये बातें। बस आई थिंक दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है। सिंपल स्ट्रैटेजी रखिए। बहुत ज़्यादा इसको मतलब हाई-फाई बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली तैयारी करिए। मैं जब क्लासेस के साथ इसको कर सकता हूँ, तो आप तो आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपके पास जो स्ट्रैटेजी है वो फर्स्ट अटेम्प्टर की है कि भाई मास्टर्स के अंदर रहते-रहते आप किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई कर सकते हैं। एंड एक वो एस्पिरेंट है जो दूसरे एग्ज़ामिनेशन की भी तैयारी कर रही थी, उनके साथ उन्होंने इस एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई किया। सो पुले आप सीखे होंगे इस सेशन से। थैंक यू वेरी मच हिमांशु एंड कविता सेशन में आने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। एंड आगे भी आप बढ़ते रहे, एज़ अ स्टेनोग्राफर भी आगे बढ़ने। थैंक यू वेरी मच।